हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं तो सामान्य ज्ञान देखते हैं, फिर हम सामान्य हिंदी देखते हैं। तो हमारा जीटी का जो है यह चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें जो द्विसदन विधायिका नहीं पाई जाती है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या कर्नाटक है? द्विसदनात्मक क्या है? एक विधानसभा जो होता है, विधानसभा, और एक विधान परिषद। विधान परिषद, इन दोनों को मिला करके उसे क्या बोलते हैं तो वह द्विसदनात्मक बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और कर्नाटक में भी है, लेकिन वह मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये जो ब्राह्मी लिपि है इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ए कनिंघम ने, एच दानी ने, व्हीलर ने या जेम्स प्रिंसेस ने? तो किसने पढ़ा था? तो वह जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। तो 1750 में इसने जो है सर्वप्रथम यह पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेस ने जो है ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम पढ़ा 1750 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार या चित्रगुप्त? तो जो है खजुराहो मंदिर नहीं है। क्या कौन सा नहीं है? तो वह दशावतार। दशावतार जो है यह नहीं है। तो वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में यह देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। जो है दशावतार मंदिर है, कहाँ पर है? तो वर्तमान में देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? तो वह ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। तानसेन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे, जो कि 9 रत्नों में से एक थे, और ये ब्राह्मण थे। याद रखेंगे कि एक ब्राह्मण थे जो कि 9 रत्नों में से एक थे। और ये जो इनका वर्तमान नाम क्या था? तो मकरंद पांडे जो इनका वर्तमान नाम था। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर या श्रीमती एनी बेसेंट? तो बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने किया था। और कब? तो 1828 में। इन्होंने ही जो है सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का विलियम बेंटिंक के साथ मिल करके जो है इन्होंने कई कुरीतियों का अंत किया, जैसे सती प्रथा हो गया और बहु विवाह हो गया। इस तरह की कई प्रथाएं जो है जो भारत में चल रही होती है, इसका इन्होंने अंत किया। आगे देखते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? यानी कि वह कौन से यूरोपीय है जो सर्वप्रथम भारत आए और आकर के यहाँ पर जो है अपना शासन यानी कि अपना जो समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किया? तो पहले अंग्रेज आए, पहले फ्रांसीसी आए, तो पहले पुर्तगाल या पहले डच? कौन आया था पहले? तो सबसे पहले कौन आया? तो वह पुर्तगाल। कब आया था? तो 1498 में। आप जानते होंगे सर्वप्रथम कौन आया? तो यह पुर्तगाल आए थे, जो कि 1498 में। अंग्रेज कब आए? तो यह 1600 में आए थे अंग्रेज, 1600 में। और डच कब आए थे? 1602 में आए थे। और सबसे लास्ट में जो आया था वह आया था 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी आए थे, लेकिन सर्वप्रथम जो है वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली 1498 में। नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो कब किया था? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को? तो आंसर करेंगे 7वें का क्या होगा? तो 7वें का होगा 12 मार्च 1930 को इन्होंने जो दांडी मार्च यात्रा शुरू की, साबरमती आश्रम से चालू किया। और दांडी मार्च यानी कि समुद्र तट पर जा करके वहाँ पर इन्होंने जो नमक कानून तोड़ा, जो नमक पर टैक्स लग रहा था उस कानून को तोड़ा। और यह 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचे, चले थे 12 मार्च को, लेकिन 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने दांडी मार्च कानून को तोड़ा और नमक पर जो कर लग रहा था उस कर को समाप्त किया। तो कितने अनुयायी थे पूछते हैं कभी एग्जाम में? तो 78 अनुयायी जो कि महात्मा गांधी के साथ गए थे। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले स्वतंत्रता संग्रह सत्याग्रह जो है किसने किया? तो बताएंगे सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने या फिर महात्मा गांधी ने?
तो किसने किया सर्वप्रथम? तो वह महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह आगरा जो 1917 में किया था। कहाँ पर? बिहार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे? बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने, विट्ठल भाई जी पटेल, महादेव देसाई ने या महात्मा गांधी ने? किसने किया? तो पटेल, सरदार पटेल। इन्हें जो है सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह में मिली थी, जो कि वहाँ की महिलाओं ने दिया था, बारदौली की महिलाओं के द्वारा इन्हें जो है सरदार की उपाधि मिली। आगे देखते हैं 10वां नंबर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। और इसका प्रथम सेनापति कौन था? तो वह मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर शाहनवाज खां? बताएंगे कौन थे? तो पहले कौन था? तो वह मोहन सिंह जी थे। 1 सितंबर 1942 को जो है इसकी स्थापना होती है आज़ाद हिंद फौज की। जो कौन करते? तो सुभाष चंद्र बोस करते, लेकिन पहला सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थापना स्थापित है हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में या फिर देहरादून? तो आंसर करेंगे वन अनुसंधान संस्थापना है स्थापित है। कहाँ पर है? यह जो है हैदराबाद में उपस्थित है। तो हैदराबाद जो है कहाँ पर पड़ता है? तो हैदराबाद जो है उत्तराखंड में पड़ता है, वहीं पर जो है स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? यानी कि किस राज्य में जो है 90% जो है वन पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो बताएंगे। तो कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है 90% वन पाए जाते हैं। आगे आते हैं 13 नंबर। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो उपस्थित है? केन्या में उपस्थित है, मालवी या फिर तंजानिया या फिर जम्बिया में? तो बताएंगे जो ये माउंट किलिमंजारो है यह किस देश में उपस्थित है? तो यह तंजानिया में है। कहाँ पर है? तो यह तंजानिया में उपस्थित है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वह 5898 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो कि यह कहाँ पर पड़ता है? तो वह अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका का जो है सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है। जैसे एशिया का सबसे बड़ा तो माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह से अफ्रीका का जो है माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनुइट जो लोग नहीं पाए जाते हैं, तो अलास्का में नहीं पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में नहीं पाए जाते हैं या फिर कनाडा में या फिर स्वीडन में? तो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? तो यह स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। जो है स्वीडन में ये लोग नहीं पाए जाते हैं। इन लोग की विशेषता क्या होती है कि जो वहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बर्फ से या सदैव ढके रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? वायुमंडल में किसके सम्मिलित से यानी कि अम्लीय वर्षा होती है? तो कौन सा गैस मिलता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन परत तथा CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन? तो बताएंगे। तो इसमें जो इसमें सही होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां नंबर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा गैस पाई जाती है? यानी कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन पाया जाता है, वायु पाई जाती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे 16वें का क्या होगा? तो 16वें का आंसर क्या होगा? तो वह इनमें से कोई गैस नहीं पाई जाती है। तो विद्युत बल्ब का जो आविष्कार किसने किया था? तो वह एडिसन ने किया था। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। इसमें जो है अक्रिय गैस भरा जाता है। अक्रिय गैस विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो वह अक्रिय गैस भरा जाता है। और इसका जो बनाया था बल्ब, कौन बनाया था? वह एडिसन ने बनाए थे। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वह हाइड्रोमीटर का, बैरोमीटर का या फिर मैनोमीटर का या फिर हाइग्रोमीटर का? तो आंसर करेंगे तो वह बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो वह वायुमंडल नापते हैं। और जो हमारा मैनोमीटर है, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे जो गैसें मापी जाती है। गैसों को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हाइग्रोमीटर का नापने के लिए क्या करते हैं? घनत्व को
मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो वह घनत्व मापते हैं, और इससे जो है हाइग्रोमीटर से तो वह जल वाष्प मापा जाता है, जल की वाष्प कितनी है तो वह मापा जाता है। और बैरोमीटर से जो है वह क्या मापते हैं, तो वायुमंडल में जो दाब होता है उसको मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया, गैलीलियो ने किया, कोपरनिकस ने किया, या आइंस्टीन ने किया। तो बताएंगे गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसका नियम किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम दिया था वह न्यूटन ने दिया। आगे आते हैं, किन महीने में रबी की फसल की बुवाई होती है, जो है किस महीने में रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई होती है, मार्च अप्रैल में होती है, जून जुलाई में होती है, या फिर अक्टूबर नवंबर में होता है, या फिर जनवरी फरवरी में होती है। तो बताएंगे तो कब होती है, तो यह फसल जो है वह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और काटा कब जाता है, तो यह मार्च अप्रैल में काटते हैं। जैसे इसमें फसलें क्या होती हैं, तो फसलें जैसे गेहूँ हो गया, और चना हो गया, और सरसों हो गया, इस तरह की जो फसलें बोई जाती हैं जो वर्तमान में बो रहे हैं, तो वही फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। तो कब काटते हैं, तो वह जो है मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, जो कि रबी की फसलें हैं। आगे देखते हैं, पीतल में कौन सी धातुएं हैं, पीतल जो है किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तो वह तांबा और निकल से बनता है, निकल और जस्ता से बनता है, मैग्नीशियम और जस्ता से बनता है, या फिर तांबा और जस्ता से। तो बताएंगे इससे मिलकर के जो पीतल बनता है तो वह तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, किस राज्य की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है, तो केरल की है, मिजोरम की है, गोवा की, या फिर महाराष्ट्र की है। तो बताएंगे तो किसकी है, तो वह केरल की है। केरल की साक्षरता जो है वह सबसे अधिक है पूरे भारत में, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो आंसर करेंगे आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर अमृता प्रीतम। तो कौन है, तो बताएंगे तो कौन है, तो वह आशापूर्णा देवी है। इनको कब प्राप्त हुआ, तो वह 1976 में 1976 में इनको दिया गया था। इसके लिए तो वह प्रथम प्रतिभूति के लिए प्रथम प्रतिभूति इन्होंने एक रचना की थी, उसके लिए जो है आशापूर्णा देवी को जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इसकी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है कब से दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 1965 में 1965 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार तब से दिया जाता है। तो सर्वप्रथम किसने पाया, तो सर्वप्रथम जो पाया था वह आशापूर्णा देवी को मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत में हुआ, यानी कि जो पूर्व भारत में जो है इसमें से कौन सी शैली जो कि पूर्व भारत में होती है, तो कथकली होती है, या फिर कुचिपुड़ी होती है, भरतनाट्यम होता है, या फिर मणिपुरी। तो कौन सी है, तो मणिपुरी। ये मणिपुरी नाम से ही लग रहा है कि यह मणिपुर में होता है, तो मणिपुरी। भरतनाट्यम बात करें किस राज्य में होता है, तो वह तमिलनाडु में। कहाँ पर, तो वह तमिलनाडु में होता है। कुचिपुड़ी तो वह आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। और केरल की कौन है, तो केरल की है कथकली, केरल की कथकली, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, जेरूसलेम निम्नलिखित में से किसका तीर्थयात्री स्थल नहीं है, जेरूसलेम जो कि एक नामी स्थल है, यह किसका तीर्थ स्थल नहीं है, ईसाइयों का नहीं है, पारसियों का नहीं है, या फिर मुस्लिमों का नहीं है, या फिर यहूदियों का नहीं है। तो किसका है, बताएंगे पारसियों का नहीं है, यह पारसियों का नहीं है, जो कि यह कहाँ पर पड़ता है, तो वह इजराइल में, इजराइल का एक शहर है, इजराइल का एक शहर है जेरूसलेम जो है वह इजराइल का एक शहर है, जो कि पारसियों का यह तीर्थ स्थल नहीं है, यहूदियों का है, मुसलमानों का है, और ईसाइयों का है। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तक है किस पर आधारित है, तो वह धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है, या फिर दर्शन पर आधारित है। तो बताएंगे वह किस पर आधारित है, तो वो जो है दर्शन पर आधारित है। किस पर, तो वह दर्शन पर आधारित है। और टोटल कितनी उपनिषद हैं, तो टोटल उपनिषदों की संख्या जो है वह 108 बताई जाती है, जो कि वेदों का जो अंतिम भाग जो है इसे वेदांग भी कहते हैं, या वेदों का अंतिम भाग होता है। और लेकिन 12 उपनिषद जो हैं वह मुख्यतः बताए जाते हैं, लेकिन टोटल कितने, तो टोटल 108 उपनिषद हैं। 26 नंबर है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सी है, राजकीय पक्षी मोर है, सारस है, तोता है, या फिर कोयला है। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सी है, तो वह सारस है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ पर कराया गया था? तो मालवा में कराया गया, ढक्कन में, बंगाल में या फिर गुजरात में? तो बताएंगे बुलंद दरवाजा वर्तमान में कहाँ पर उपस्थित है? तो वह गुजरात में उपस्थित है। कहाँ पर? तो जो है गुजरात में उपस्थित है। इसे जो है अर्ध गुंबज भी कहा जाता है, अर्ध गुंबज का दरबार भी इसे कहते हैं। किसको? तो वह बुलंद दरवाजा को, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो कौन से गुरु थे जो कि गुरु नानक देव की जो है जीवनी लिखी? गुरु आनंद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव? तो किसने लिखी? तो वह गुरु आनंद देव ने जो है गुरु नानक की जयंती लिखी। तो गुरु नानक जयंती किसमें लिखी? तो वह आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ जो इनकी रचना है, इसमें जो है गुरु नानक की पूरी जीवनी आपको मिलेगी। गुरु नानक जी का जो जन्म कब होता है? तो वह 1469 में जो है इनका जन्म होता है। तो कहाँ पर होता है? वह तालवंडी में इनका जन्म होता है। तालवंडी पंजाब जो पड़ता है, वहाँ पर जो है गुरु नानक जी का, जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इनका जो जन्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? यानी कि गोवा में जो है सती प्रथा का अंत सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि वह पुर्तगाल शासक था। तो कौन था? अल्बुकर्क था, या किब्राल था, या एल्मीडा था, या डी ब्रेगलेज था? तो कौन था? तो वह एल्बुकर्क ने वहाँ पर जो है सती प्रथा का अंत किया था। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो किस घटना से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक, यानी कि वहाँ पर वास्तविक स्वामी बना दिया? वो उस समय से जो है बताया जाता है कि बंगाल में जो कंपनी की स्थापना हो, उसी समय जो है भारत गुलाम हो गया। तो किस लड़ाई से हुई थी? बक्सर की लड़ाई से, प्लासी की लड़ाई से, फर्रुखसियर का जो एक फरमान था 1717 में दिए थे उससे, कि इब्राहिम खां का फरमान जो 1690 में मिला था? तो किस लड़ाई से, यानी किसमें जो है वह जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, जो कि प्लासी के युद्ध से ही भारत उस समय से अर्ध रूप से गुलाम हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से ब्रिटिश जो है वहाँ पर अपना एक नींव डाल चुकी थी। इसी लड़ाई से जो है भारत गुलाम होने लगा। लेकिन जब यह आया 64 में, जब युद्ध होता है, इसी युद्ध से परिणाम साबित हो जाता है कि भारत जो है, बंगाल जो है उसमें गुलाम हो गया। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो वह पूर्वी यमुना नहर है, शारदा नहर है, गंगा नहर है, या फिर गंडक है? तो कौन सी है? तो बताएंगे वह शारदा नहर है। कौन है? तो वह शारदा नहर है, जो कि पूर्वी यमुना नहर, जो कि सबसे पुरानी नहर कौन सी है इससे भी पुरानी? तो वह है 1890 की है, 1830 की है, पूर्वी यमुना नहर, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कृषि जलवायु नहरें हैं, तो वह 9 है। कितनी है? तो वह 9 है। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम 1% वाले जिले में से कौन है? यानी कि वह जिला बताइए जिस जिले में सर्वाधिक एवं सबसे कम प्रतिशत वाले जिले कौन है? तो सोनभद्र एवं मेरठ है, मेरठ तथा लखनऊ है, लखनऊ तथा लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या संत रविदास नगर? तो कौन है? तो वह सोनभद्र व संत रविदास नगर। कौन है? तो वह सोनभद्र और संत रविदास नगर है। आगे आते हैं। 33 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम जो है वह किस जिले में पाया जाता है? तो वह ललितपुर, आजमगढ़, सोनभद्र या फिर बांदा में? तो बताएंगे। तो ललितपुर में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? यूरेनियम जो है वह ललितपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। और बात करें कि बांदा में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर हीरा जो है सर्वाधिक पाया जाता है बांदा में। आगे आते हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीमेर फरवरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? फिलीपींस के, जर्मनी के, पेरू या फिर नीदरलैंड? तो किस देश के दूसरी बार जो है वह राष्ट्रपति बने? तो बताएंगे किस देश के बने? तो वह जर्मन के। कहाँ के? तो जर्मन के 13 फरवरी को
13 फरवरी 2022 को यह दूसरी बार जो है दूसरी पंचवर्षीय वहाँ के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट देखते हैं, युद्धग्रस्त से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए चलाया गया निवासी मिशन में को क्या नाम दिया गया। यानी कि जो मिशन चलाया गया था जब युद्ध चल रहा होता है यूक्रेन और रूस के बीच में, जब युद्ध चल रहा था उसमें जो भारतीय फंसे थे कहाँ पर, तो वह यूक्रेन में, उनको वापस लाने के लिए कौन सा मिशन जो है भारत के द्वारा चलाया गया था, तो वह ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के जरिए वहाँ से भारत के जो नागरिक थे उनको वापस लाया गया। करीब 2000 लोगों को, जो युद्ध चल रहा होता है यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो उसमें जो है मिशन गंगा चला करके भारत में वापस लाया गया करीब 2000 व्यक्तियों को। आगे देखते हैं, फरवरी 2022 में चर्चा में रहा ऑपरेशन हाटर किससे संबंधित है। फरवरी 2022 में चर्चा रहा ऑपरेशन हाटर किससे संबंधित है। मानव तस्करी को रोकने से, कोविड-19 के फैलने को रोकने से, या महिला की सुरक्षा से, या फिर भ्रूण हत्या रोकने से। जो है ये हमारा ऑपरेशन हाटर किससे संबंधित रहा, जो कि फरवरी 2022 में चर्चा में रहा। यह हाटर जो है ऑपरेशन चलाया गया था, यह किससे संबंधित है, मानव तस्करी को रोकने के लिए, या कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, या फिर महिला की सुरक्षा की बात के लिए, या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। तो किससे है बताएंगे, तो यह जो है मानव तस्करी को रोकने से संबंधित है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साधन सर मेघा छात्रवृत्ति को कितनी अवधि तक जारी रखने को फरवरी 2022 में मंजूरी प्रदान की। तो 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो आंसर करेंगे कितने वर्ष जो है मंजूरी दी है, तो वह जो दिया है तो कितना, 5 वर्ष। कितना, तो वह 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण जो APEDA ने 13 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 25वां, 27वां, 30वां या फिर 36वां। तो बताएंगे, वह 36वां जो है अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन, APEDA ने जो है अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये थे हमारे कुछ GS के क्वेश्चन। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हिंदी के कुछ मुख्य क्वेश्चन। हमारा यहाँ से सामान्य हिंदी हम चालू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो बताएंगे, तो वह भक्ति काल। भक्ति काल को क्या कहते हैं, तो वह स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध निसंग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल जो रचनाकार कौन है, कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो कौन है अशोक के फूल, तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह लिखा गया है। आगे देखते हैं, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ है, यड़ है, अयादि है या गुण है। तो कौन सी संधि है अभ्यर्थी में, तो बताएंगे इसमें यड़ संधि है। कौन सी संधि है, तो वह यड़ संधि है। पर्यावरण में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो बताएंगे कौन सी संधि है, तो वह यड़ संधि इसमें भी है। पर्यावरण में कौन सी संधि है, तो वह यड़ संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, अखंड में समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है। तो कौन सा समास है इसमें, तो वह अव्ययी भाव समास है। अखंड में कौन सा समास है, तो वह अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो बताएंगे प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, तो वह अव्ययी भाव समास है। आगे देखते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है। मनोज का पर्यायवाची क्या होगा, ब्रह्मा होगा, विष्णु होगा, महेश होगा या कामदेव होगा। तो बताएंगे मनोज में कौन सी पर्यायवाची होगी, तो वह कामदेव। मनोज का पर्यायवाची क्या होता है, तो वह कामदेव। आगे देखते हैं 46 नंबर, मुरलीधर निम्नलिखित में से क्रिया किसका पर्यायवाची है। मुरलीधर का पर्यायवाची क्या होगा, कृष्ण होगा,
कुबेर होगा, कामदेव होगा या फिर ब्रह्मा होगा। तो मुरलीधर किसे कहते हैं? तो कृष्णा को कहते हैं। 3 का पर्यायवाची क्या होगा? तो कृष्णा होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें जो विलोम शब्द है वह कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी अभी का अनभिज्ञ, इसका अइन अइस, सुर का सुरा, हित का अहित। तो बताएंगे 47 का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह सुर का सुरा, सुर का सुरा नहीं होगा। सुर का क्या होता है? असुर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, समूल का विलोम शब्द है। समूल का विलोम शब्द है निर्मूल, विनाश, असमय या आसमान। तो बताएंगे 48 का आंसर हमारा क्या होगा? तो वह निर्मूल, समूल का निर्मूल विलोम शब्द होता है। आगे देखते हैं, सुदूर का विलोम शब्द है। सुदूर का विलोम क्या होगा? दुर्गम होगा, सन्निकट होगा या कठिन होगा या फिर गीला होगा। तो क्या होगा सुदूर का विलोम शब्द? तो वह सन्निकट होगा। आगे आते हैं 50 नंबर, जिनके 4-4 पैर होते हैं, जिनके 4-4 पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताएंगे, चतुष्पद कहते हैं, चौपाया कहते हैं या फिर चतुर्दर्शी कहते हैं या फिर चौरा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जिनके 4-4 पैर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे चतुष्पद कहते हैं। आगे आते हैं, दूसरों के दोष देखने वाला, जो दूसरों का दोष देखता है उसे क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं, निंदक कहते हैं, छिंद्रानुवेशी कहते हैं या ईर्ष्यालु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दूसरों का दोष देखता है उसे क्या कहते हैं? छिंद्रावंशी कहते हैं। जो अपना दोष नहीं देखता लेकिन दूसरों का दोष देखता है उसे क्या कहते हैं? छिंद्रावंशी कहते हैं। आगे आते हैं, पूर्व का तद्भव शब्द होगा। पूर्व का तद्भव शब्द क्या होता है? पूरब होता है, पहला होता है, पिछला होता है या फिर पूरा होता है। तो पूर्व का क्या होगा? तद्भव, तो पूरब होगा। पूर्व का पूरब। आगे आते हैं, अपहरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अब है, अप है या अनु है? तो बताएंगे अपहरण में तो क्या है? तो अप है। अप जो है उपसर्ग है। आगे आते हैं, उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग होगा? अ है, आ है, उत है या फिर अप है, उप है? तो बताएंगे 54 का आंसर क्या होगा? तो इसमें सी होगा, उत, त का ला हो जाना। आगे देखते हैं, छाती पर मूंग दलाना, छाती पर मूंग दलाना का अर्थ क्या होगा? समीप रहकर कष्ट देना, परेशान करना, झगड़ा करना या फिर मारना। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? वह समीप रहकर कष्ट देना। छाती पर मूंग दलना क्या होता है? समीप रहकर कष्ट देना। आगे आते हैं, छक्के छुड़ाना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? छक्के छुड़ाना, डरा देना, हिम्मत पस्त करना या हिला देना या सताना। तो बताएंगे छक्के छुड़ाना, किसी का छक्के छुड़ाते हैं, कहते हैं हमने उसका छक्का छुड़ा दिया, तो उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हिम्मत पस्त करना, उसका जो है हिम्मत जो है ग्रस्त हो जाने के बल, हिम्मत जो उसकी साथ नहीं देती वह ग्रस्त हो जाता है, उसे कहते हैं हिम्मत पस्त करना। आगे देखते हैं, इसमें से सही शब्द कौन सा है? इसमें से सही शब्द कौन सा है? समपृक्त, संपृक्त, संपक्ति या संपक्त। बताएंगे श्रीपक्त। बताएंगे कौन सा इसमें शब्द जो है वह सही है? कौन सा शब्द सही है? वह संपृक्त, ये शब्द जो है सही है, बाकी शब्द जो है वह असत। 59 नंबर क्वेश्चन है, आंखें हरी दर्शन की भूखी, दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपरोक्त पद्य में कौन सा रस है? संयोग रस है, विलोम रस है, वियोग रस है या हास्य रस या फिर करु रस है? तो बताएंगे इन शब्द में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग रस है, जो कि दर्शन को भूखी, यहाँ से पता लगता है कि यह वियोग, किसी के वियोग में जो है इसे वियोग रस कहते हैं। आगे देखते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन, ए खग मृग हैं मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उपरोक्त
उपरोक्त पद में कौन सा रस है? करुण रस है, रौद्र रस है, संयोग रस है या वियोग रस है? तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भी वियोग रस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अति निकट गोदावरी पाप सह ऋणी चल तरंग पंगवती चारु संचारिणी। तो बताएंगे इसमें मनहरण है, छनाधरी है, रोला है या फिर हरिगिनिका है? तो इसमें क्या है तो बताएंगे सृष्टिका। तो इसमें क्या है तो मन हरण है। ये जो शब्द है यह मन को हरण वाला शब्द है। आगे देखते हैं। शीश मुकुट मुकुट कटी कछनी कर मुरली उर्माल इहि बानक मो मन बारो सदा बिहारी लाल। तो बताएंगे कौन क्या है? यह दोहा है कि रोल सवैया है या फिर सोरठा है या फिर धनाछरी है? तो क्या है? तो ये क्या है? दोहा है। क्या है? दोहा है। आगे देखते हैं। बहुर विचार किन्हीं मन मारी माही सिया वचन सम हित कर नाही। उपरोक्त में कौन सा अलंकार नहीं है? अलंकार है? बहुर विचार किन्हीं मन माही सिया वचन सम हित कर नाही। उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, यमन अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है या फिर प्रतीप अलंकार है? तो बताएंगे 63 में कौन सा सही होगा हमारा? तो वह प्रतीप अलंकार है। आगे देखते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? यानी कि जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। पुनर्नवा या फिर परख या फिर शिवासदन या फिर एकदा नैमिषारण्य। तो कौन सी जो है जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया है? तो बताएंगे तो वह परख जो है वह जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। जॉर्ज ग्रिशम, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसा दा तासी। तो कौन है? तो बताएंगे तो वह गारसा दा तासी जो कि हिंदी साहित्य के इतिहासकार के प्रथम लेखक का नाम आता है। आगे आते हैं। अंजुनिषुत में समास बताइए। अंजुनिषुत में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है? तो कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि है समास है। आगे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा 67-68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उसमें क्या करना? शुद्ध वाक्य को चुनना है। ये शब्द हैं जो कि 67 और 68 दो क्वेश्चन दिए हैं, उसमें हमें शुद्ध वाक्य निकालना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी से जनता को जगाया। हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। तो आंसर कौन सा होगा इसमें बताएंगे? तो वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। आगे देखते हैं 68 नंबर। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र हैं। तो बताएंगे आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी उनके एक पुत्र हैं। आगे देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार कौन थे? यानी कि जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वह पहले साहित्यकार कौन थे? जी शंकर कुरूप थे या ताराशंकर बंदोपाध्याय थे, केवी पुट्टपथ है या उमाशंकर जोशी थे? तो कौन थे जिनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बताएंगे तो वह जी शंकर कुरूप थे। तो ये रहा हमारा 69 क्वेश्चन जिनको भी हमने सॉल्व किया। हिंदी का हमने 38 क्वेश्चन सॉल्व किए और जो हमने 69 क्वेश्चन हिंदी और जीएस को मिलाकर किया। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य क्वेश्चन। तो आप इनको जो है कंटिन्यू करिए। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।